Hi everyone, welcome again to the official YouTube channel of Gyan Sagar Institute. In this video, we will solve previous year question paper of Master Cadre Botany. तो पहला क्वेश्चन है when the activity of one gene is suppressed by the activity of a non-allelic gene, then it is known as. जब एक जीन दूसरे जीन की एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देता है तो उस जीन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है सूडो डोमिनेंस, सेकंड है हाइपोस्टेसिस, थर्ड है एपिस्टेसिस और फोर्थ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. तो यहाँ पे हमें बताना है कि एक जीन जब दूसरे जीन की एक्टिविटी को सप्रेस करता है नॉन एलिलिक जीन में तो इसमें से वो कौन सा होगा. ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है. ठीक है, एपिस्टेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक जीन दूसरे के एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है. ये वाला जीन जो है ये डोमिनेंट फॉर्म में भी हो सकता है, ये रिसेसिव फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है, रिसेसिव वाला जीन डोमिनेंट वाले को भी सप्रेस कर सकता है और डोमिनेंट वाला रिसेसिव वाले को भी सप्रेस कर सकता है. बाकी जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं सूडो डोमिनेंस यहाँ पे नहीं होगा, ये हाफ डोमिनेंस शो करता है. ठीक है, हाइपोस्टेसिस वो जीन है जो दूसरे के एक्सप्रेशन से दबता है. ठीक है, वो जीन जैसे डोमिनेंट ने अगर रिसेसिव को सप्रेस किया तो यहाँ पे रिसेसिव वाला हाइपोस्टेसिस होगा. ठीक है, लास्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि वो डोमिनेंट जीन जो पूरी तरह से अपनी डोमिनेंस शो नहीं कर पाता है लेकिन थोड़ी बहुत डोमिनेंस वहां पे शो होगी, वो होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, ये देखने को मिलता है फ्लावर के कलर में जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर सेकंड है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स. इनमें से कौन सा पेयर है जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है. कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स का मतलब होता है जैसे आपके पास अलग अलग तरह के करेक्टर्स दिए हैं जैसे हाइट हो गया, कलर हो गया, शेप हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा है. फर्स्ट ऑप्शन है एलिलोमॉर्फ्स, सेकंड है होमोजाइगस, थर्ड है हेट्रोजाइगस और फोर्थ है कोडोमिनेंस. एलिलोमॉर्फ्स का मतलब होता है अलग अलग फॉर्म्स. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो अलग पेयर जो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स को शो करता है. कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स में यहाँ पे हाइट हो सकता है, यहाँ पे कलर हो सकता है, शेप हो सकता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट होगा. सेकेंड ऑप्शन है होमोजाइगस. होमोजाइगस कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें एक जीन जो है मतलब एक जीन की दोनों एलील सेम फॉर्म में प्रेजेंट हो. जैसे कि अगर वो डोमिनेंट है तो कैपिटल टी में ये होमोजाइगस कंडीशन डोमिनेंट होगा. अगर वो स्मॉल टी है तो ये होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में होगा. थर्ड ऑप्शन है हिट्रोजाइगस. हिट्रोजाइगस का मतलब होता है कि वो एलील जो डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है. तो हिट्रो में क्या हो सकता है, एक कैपिटल के टी के साथ एक स्मॉल टी, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव यहाँ पे दोनों देखने को मिलते हैं. ठीक है, और लास्ट है कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस का मतलब होता है वो डोमिनेंस जिसमें डोमिनेंट वाला भी अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है और रिसेसिव वाला भी अपना एक्सप्रेशन शो कर रहा है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस में एग्जाम्पल देखने को मिलता है कोट कलर ऑफ या कोट कलर इन कैटल. कैटल में जो कोट कलर होता है मतलब उनका जो अपर लेयर का कलर होगा वो कैसा होता है, को डोमिनेंस के थ्रू आता है. दोनों ही जो पेरेंट है वो अपना एक्सप्रेशन वहां पे शो कर देते हैं. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर थर्ड है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस दैट बियर्स ऑन डार्विन्स थ्योरी हैज बीन इन द एरिया ऑफ. इनमें से कौन सा है जो डार्विन की थ्योरी का एविडेंस है. ठीक है, फर्स्ट है पेलियोलॉजी, सेकंड है कंपैरेटिव एनाटॉमी, जेनेटिक्स एंड कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी. तो डार्विन की जो थ्योरी थी, ठीक है, उसमें उन्होंने किसके बारे में बताया है, कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के जो एम्ब्रियो हैं उनको उन्होंने स्टडी किया. ठीक है, और उसमें किस तरीके से वो कंपैरिजन करके उन्होंने डिफरेंस बताए हैं वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में. ठीक है, पेलियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब है जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उनकी स्टडी करना. ठीक है, और उसको कंपेयर करना. और थर्ड है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स मतलब जो जीन्स और इनहेरिटेंस के बारे में हमें बताता है जो मेंडल ने हमें बताए थे लॉज ऑफ हेरिडिटी में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है ह्यूगो डी वेराइज वर्कड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स. ह्यूगो डी वेराइज जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कौन से प्लांट पे अपना काम किया था. फर्स्ट है पाइसम सेटाइवम, लेथायरस ओडोरेटस, इनोथेरा लेमार्कियाना और एंटीराइनम मेजर्स. ठीक है, तो ह्यूगो डी वेराइज जो थे उनका जो काम था, ठीक है, वो किस पे था, इनोथेरा लेमार्कियाना में. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है पाइसम सेटाइवम. ठीक है, पाइसम सेटाइवम में पी प्लांट का कॉमन नेम होता है. लेथायरस ओडोरेटस स्वीट पी को बोला जाता है. ठीक है, एंटीराइनम मेजर्स जो है वो स्नैप ड्रैगन को बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे जिन्होंने ह्यूगो डी वेराइज ने जिस पे अपना काम किया था वो था इनोथेरा लेमार्कियाना.
फिफ्थ क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इम्प्रूव्स इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू इंक्रीजिंग बाय द अमाउंट ऑफ। जब मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो उसमें कौन से न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है? विटामिन ई, विटामिन B12, विटामिन डी और विटामिन ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है वो है विटामिन B12। ठीक है, मिल्क से जब कर्ड की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे इंक्रीज कौन से न्यूट्रिएंट का होगा? विटामिन B12 का। ठीक है, विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है कोबैलमिन। कोबैलमिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सबस्ट्रेट फॉर द एल्कोहल फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन हमने प्रोसेस पढ़ा था जिसमें शुगर्स का कन्वर्जन हो जाता है किसमें? एल्कोहल में, इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट। ठीक है, एनारोबिकली जो रेस्पायर करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका यूज करके शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है एल्कोहल में। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा सबस्ट्रेट यूज होता है एल्कोहल बनाने में ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ठीक है, तो आपको पता है शुगर्स का यूज होता है। ठीक है, और यहाँ पे शुगर कौन सा है? सुक्रोज। मेज शुगर नहीं है, बार्ले शुगर नहीं है, सिट्रस शुगर नहीं है, सिर्फ सुक्रोज यहाँ पे शुगर है। ठीक है, तो शुगर की प्रेजेंस में सॉरी ईस्ट की प्रेजेंस में शुगर का कन्वर्जन हो जाता है एल्कोहल में और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन सा होगा? सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली प्रोड्यूस द एक्टिविटी ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया ऑन सीवेज। सीवेज में एनारोबिक बैक्टीरिया की जो प्रॉपर्टीज है वो कौन शो कर रहा है? ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं। ठीक है, और वो सीवेज में अगर है तो वो कौन सी गैस को प्रोड्यूस करेंगे? फर्स्ट है मस्टर्ड गैस, सेकेंड है प्रोपेन, थर्ड है लाफिंग गैस और फोर्थ है मार्च गैस। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? मीथेन। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के जो गैस का प्रोडक्शन होता है वो होती है मीथेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो मीथेन है वो है मार्च गैस। मार्च गैस में सबसे ज्यादा क्वांटिटी वाला जो गैस होता है वो होता है मीथेन। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है गोल्डन राइस इज। इनमें से गोल्डन राइस की प्रॉपर्टीज हमें बतानी है। फर्स्ट है ए वेराइटी ऑफ राइस ग्रोन अलोंग द येलो रिवर इन चाइना, लॉन्ग स्टोर्ड राइस हैविंग गोल्डन कलर टिंट, ए ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन, ए वाइल्ड वेराइटी ऑफ राइस विद येलो कलर्ड ग्रेन्स। ठीक है, तो इसमें गोल्डन राइस जो है वो आपको पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से या जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से एक वेराइटी बनाई जाती है राइस की जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। ठीक है, और जो जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड राइस होते हैं, ठीक है, नई जीन्स को इंसर्ट करके या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जिनको बनाया जाता है उन राइस की वेराइटीज को या उस प्रोडक्ट को बोला जाता है ट्रांसजेनिक। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक राइस है ये हैविंग जीन, और इसमें कौन सा जीन प्रेजेंट होता है? बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरोटीन में क्या होता है? विटामिन ए का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होता है। विटामिन ए रिच वेराइटी होती है गोल्डन राइस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा है जो एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज नहीं किया जाता है? ठीक है, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको सॉइल की या जो क्रॉप है उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट है बैसिलस thuringiensis, सेकेंड है नॉस्टॉक, थर्ड है एनाबिना और लास्ट है राइजोबियम। तो यहाँ पे जो नॉस्टॉक, एनाबिना और राइजोबियम है ये तीनों ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस चीज के लिए यूज होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए, नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होते हैं वो है नॉस्टॉक, एनाबिना एंड राइजोबियम। ठीक है, और जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है बैसिलस thuringiensis, इसको बीटी भी बोला जाता है। ये एक बैक्टीरिया है जिसमें से क्रायोजीन को निकाल के इंसर्ट कर दिया जाता है कॉटन प्लांट के अंदर, और जो नई वेराइटी बनती है उसको बोलते हैं बीटी कॉटन। ठीक है, इसका यूज, इस क्रायोजीन का यूज क्या है? अगर कॉटन के प्लांट में कोई भी पेस्टिसाइड आता है, कोई भी इंसेक्ट उसको खराब करने की कोशिश करता है तो ये क्रायोजीन जो है वो उसको किल कर देता है। ठीक है, तो ये फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए नहीं होता है, एज अ पेस्टिसाइड यूज होता है पेस्ट को किल करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है रूल्स ऑफ कंडक्ट दैट मे बी यूज टू रेगुलेट अवर एक्टिविटीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल वर्ल्ड। इनमें से कौन से रूल्स बनाए गए हैं जो रेगुलेट करते हैं एक्टिविटीज, जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड की एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स हैं, इनमें से कौन सा टर्म यूज होता है? फर्स्ट है बायो एथिक्स, सेकेंड है बायो वॉर, थर्ड है बायो पेटेंट और लास्ट है बायो पायरेसी।
तो यहाँ पे जो रूल्स हैं, रूल से रिलेटेड जो होता है वो एथिक्स में आता है, ठीक है। बायोलॉजी की जो एथिक्स है, मतलब आप किसी बिना परमिशन के किसी भी एनिमल को किल नहीं कर सकते हो, वो सारे रूल्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं, बायो एथिक्स में, ठीक है। बायो वॉर का मतलब है, मतलब बायोलॉजिकल या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एज अ वॉर यूज करना, ठीक है, अदर कंट्रीज के अगेंस्ट, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी डिसीज वायरस को आर्टिफिशियली बना के उसको फैलाना, ठीक है। थर्ड आता है बायो पेटेंट। बायो पेटेंट का मतलब होता है अगर आपने कोई भी नई इन्वेंशन की है तो उसका आपको एक राइट मिलता है, पेटेंट मिलता है, उसको बोलते हैं बायो पेटेंट। और लास्ट है बायो पायरेसी। बायो पायरेसी का मतलब है किसी भी इन्वेंशन की अगर कोई इलीगल उसका यूज करता है बिना उसकी परमिशन के, तो उसको बोलते हैं बायो पायरेसी। तो हमें यहाँ पे बताना था कौन से रूल्स हैं जो कंडक्ट करते हैं बायोलॉजिकल वर्ल्ड के लिए, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा बायो एथिक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, ह्यूमन इंसुलिन इज कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ। ह्यूमन इंसुलिन जो प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज से, ठीक है, ग्लैंड हम पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ट्रांसजेनिक स्पीशीज ऑफ, कौन सी स्पीशीज से उसको बनाया जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन का आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पैनक्रियाज से रिलीज होता है और इसका काम क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल को कम करना, ठीक है। अगर बॉडी में ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो चुका है तो उसको कम कौन करता है, इंसुलिन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाया जाता है, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, इसमें कौन से बैक्टीरिया की स्पीशीज का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूज होता है वो है इकोलाई। इकोलाई बैक्टीरियाज हैं जो आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसमें दिया था राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। माइकोबैक्टीरियम और सेक्रोमाइसिस जो है, माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। और सेक्रोमाइसिस जो है वो ईस्ट होता है, ठीक है। तो ये इन तीनों का ही इसमें यूज नहीं होता। इकोलाई का यूज होता है आर्टिफिशियल इंसुलिन बनाने में या ट्रांसजेनिक जो प्लांट्स है प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, इनमें से कौन सा है जो एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है। एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब है जो लिविंग नहीं है, ठीक है, नॉन लिविंग जो चीजें होती हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट में आते हैं। तो यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट कौन सा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लाइमेट, मिनरल्स और वाटर, ठीक है। तो क्लाइमेट, मिनरल एंड वाटर तीनों ही नॉन लिविंग कंपोनेंट में आते हैं, मतलब एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जबकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग है, ये बायोटिक में आएगा। तो हमें इसमें से बताना था जो एबायोटिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लाइकन्स विच आर कैपेबल फॉर ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन द बेयर रॉक आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ, ठीक है। लाइकन्स जो किसमें काम करते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो स्टार्ट होती हैं सक्सेशन, ठीक है, तो उनमें बेयर रॉक पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये किस किस चीज़ की सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, किन दो ऑर्गेनिजम्स जो साथ में रह के एक म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, तो ये किन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। तो इसमें है एल्गी एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड फंजाई, एल्गी एंड फंजाई, और फंजाई एंड मॉसिस, ठीक है। तो लाइकन जो है वो बनते हैं एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन से, एल्गी एंड फंजाई के एसोसिएशन से प्रोड्यूस होते हैं लाइकन्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और दूसरी चीज, लाइकन्स का यूज एज अ एयर पॉल्यूट इंडिकेटर भी किया जाता है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन का एज अ इंडिकेटर यूज किया जाता है कि आप एयर पॉल्यूशन का पता लगा सकते हो कि कहाँ पे, जहाँ पे एयर पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकन्स ग्रो नहीं होते हैं, जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे लाइकन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस एमिटेड थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज। इनमें से कौन सी प्राइमरी सोर्स है ग्रीन हाउस गैसेज का जो क्या करती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सबसे पहले ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज होती हैं जो अर्थ के टेम्परेचर को वार्म रखने में हेल्प करती हैं, ठीक है। उनमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेज आती हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन सी है जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है और जो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू रिलीज होती है, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से रिलीज होती है, ठीक है, एमिशन ऑफ व्हीकल्स से रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन जो गैस है, प्राइमरी जो ग्रीन हाउस गैस है, वो आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। स्मॉग जो है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, स्मोक एंड फॉग, स्मोक एंड फॉग, ठीक है। फोटोकेमिकल का मतलब है, फोटो का मतलब होता है लाइट,
प्लस केमिकल, ठीक है। लाइट और केमिकल की प्रेजेंस में जो स्मॉग बनता है उस स्मॉग को हम बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है। इसमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो फोटोकेमिकल स्मॉग को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो बनता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस सनलाइट की प्रेजेंस में हमारे पास बनता है फोटो केमिकल स्मॉग। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सनलाइट, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये तीनों के ही कंपाउंड से मिलके बनता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा 1, 2 एंड 3। Question number 16 is which of the following statement is true about BOD biological oxygen demand? Biological oxygen demand के परस्पेक्टिव में कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? सबसे पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो डिमांड होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिग्रेड करने के लिए जितना उनको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसमें से ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है टू ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल, to remove both degradable and non-biodegradable waste in water, to decompose the organic waste in the water or none of the above, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक करने के लिए उन्हें कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं BOD। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर, वाटर में ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्वेश्चन नंबर 17 है द बुक विच हैज लेफ्ट द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑन द थिंकिंग ऑफ टेक्सोनॉमिस्ट इज, इनमें से कौन सी बुक है जिसका मैक्सिमम इन्फ्लुएंस है बाकी टेक्सोनॉमिस्ट पे, ठीक है। हिस्टोरिया प्लांटैरम, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, सिस्टमा नेचुरा और स्पीशीज प्लांटैरम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पीशीज प्लांटैरम एक ऐसी बुक है जिसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है किस पे? टेक्सोनॉमिस्ट पे। टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में या टेक्सा में डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, कैटेगराइज करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कैरियोटेक्सोनॉमी इज कंपोनेंट ऑफ, कैरियोटेक्सोनॉमी होता है क्रोमोसोम के बेसिस पे जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का अरेंजमेंट करते हो, ठीक है। तो इसमें से कौन सा है जो कैरियोटेक्सोनॉमी का कंपोनेंट है? साइटोटेक्सोनॉमी, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी, फाइटोकेमिकल टेक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इनमें एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी है जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे होता है, फाइटोकेमिकल है जो केमिकल के बेसिस पे होगा, न्यूमेरिकल है जो न्यूमेरिकल टर्म्स या मैथमेटिकल टर्म्स के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैरियो वर्ड यूज हुआ है, मतलब क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस है, तो ये किसके बेसिस पे होगा? सेलुलर बेसिस पे। कैरियोटेक्सोनॉमी जो है वो कंपोनेंट है किस चीज का? साइटोटेक्सोनॉमी का। ये तीन इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफर फ्रॉम नेचुरल सिस्टम। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे जो सिस्टम है वो नेचुरल सिस्टम से किस तरीके से डिफर हो सकता है? ओरिजिन एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एनाटॉमिकल डिटेल, मॉर्फोलॉजिकल डिटेल और फिजियोलॉजिकल ट्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है वो नेचुरल सिस्टम से डिफर होता है एनाटॉमिकल डिटेल्स में, ठीक है, मतलब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे वो डिफर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है टू ऑर्गेनिजम्स विच डिफरेंट विद डिफरेंट कोरिलेटेड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स बिलोंग टू, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म जो अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अलग अलग अपीयरेंस है जिनका, ठीक है, वो किस चीज से, कौन सी स्पीशीज से आएगा? 1 बायोलॉजिकल स्पीशीज, 2 बायोलॉजिकल स्पीशीज, 1 टैक्सोनॉमिक स्पीशीज और 2 टैक्सोनॉमिकल ट्रेट्स, ठीक है। तो इसमें जो दो ऑर्गेनिज्म है और जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में डिफर है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस में डिफर है, तो वो दो अलग अलग बायोलॉजिकल स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है सेवरल जेनेरा रिजेंबलिंग वन अनदर इन देयर मेजर एनाटॉमिकल एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स आर प्लेस टुगेदर, ठीक है। वो अलग अलग जेनेरा के ऑर्गेनिज्म जो एनाटॉमिकल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स के साथ कैसे हैं, डिफर है, ठीक है, सॉरी रिजेंबल करते हैं, सेम है, ठीक है, देखने में भी सेम है और जिनकी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी सेम है उनको कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? फैमिली में, ठीक है। जो मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे, रिप्रोडक्टिवली भी सिमिलर होंगे, उनको कैटेगराइज किया जाता है कौन सी टैक्सोनॉमी में? फैमिली में। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो माइकोप्लाज्मा से रिलेटेड ट्रू नहीं है, ठीक है। सबसे पहला है दे कॉज डिसीज इन प्लांट्स, ठीक है, ट्रू है। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया है जो डिसीज कॉज कर सकता है। सेकंड है दे आर सेंसिटिव टू पेंसिलिन, ये पेंसिलिन जो एंटीबायोटिक बनती है जिस चीज़ से, ठीक है, उसके सेंसिटिव होते हैं, ये गलत है।
थर्ड है दे आर प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है ये अलग अलग शेप्स में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। और लास्ट है दे आर ऑल्सो कॉल्ड PPLO, इनका दूसरा नाम PPLO है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे, सॉरी बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेंसिलिन के लिए ये सेंसिटिव नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। सबसे पहले किंगडम 5 किंगडम सिस्टम हम पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें कौन कौन से किंगडम आते हैं। मोनेरा आता है, प्रोटिस्टा आता है, पंजाए आता है, प्लांटे और एनिमिलिया, ठीक है। तो जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सॉरी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अमीबा वगैरह, जिनके करेक्टर्स जो है वो बाकी किंगडम के साथ कैटेगराइज करते हैं या मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है यूनिसेलुलर यूक्रियोट्स, सेकेंड है कॉलोनियल यूक्रियोट, थर्ड है ए एंड बी, और लास्ट है मल्टी सेलुलर यूक्रियोट। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं प्रोटिस्टा में, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि वो एनिमल के साथ भी अपने करेक्टर्स को शेयर करते हैं, तो वो यूक्रियोट्स हैं, ठीक है, उनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेकंड है कॉलोनियल, वो कॉलोनियल मतलब कॉलोनीज में रहने वाले भी हो सकते हैं और यूक्रियोट्स भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, जिसमें ए एंड बी दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन वो मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है द गैमेट्स इन द राइजोपस डेवलप इन स्पेशली फॉर्म्ड सेल्स नोन एज। राइजोपस में जो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले राइजोपस जो है वो ब्रेड मोल्ड इसको बोला जाता है, ठीक है। जो ब्रेड है जब वो खराब हो जाती है उसके ऊपर जो फंगस ग्रो करती है उसको बोलते हैं राइजोपस, ठीक है। तो उसके जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स मतलब जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, मेल और फीमेल, वो कौन से सेल से मिलके बनते हैं। फर्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड है प्रोगैमिटेंजिया, थर्ड है एंथर, और लास्ट है सस्पेंसर सेल। तो सबसे पहले जो लिखा है गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। मेल में जो मेल गैमेट होगा उसको बनाने में, और फीमेल में फीमेल गैमेट बनने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, तो ये गलत होगा। सेकंड है प्रोगैमिटेंजिया, प्रोगैमिटेंजिया एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो क्या बनाने में हेल्प करता है, गैमेट्स को बनाने में हेल्प करता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। थर्ड है एंथर, एंथर इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। थर्ड है सस्पेंसर सेल्स, सस्पेंसर सेल्स जो है वो एम्ब्रियो सैक बनाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमें बताना था कि कौन से सेल्स हैं जो राइजोपस के गैमेट्स को बनाने में हेल्प करते हैं, तो वो होगा प्रोगैमिटेंजिया। क्वेश्चन नंबर 25 है न्यूमैटोफोर्स अकर्स इन प्लांट ग्रोइंग इन। न्यूमैटोफोर्स जो प्लांट्स में है वो प्लांट को किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ठीक है। न्यूमैटोफोर्स एरियल रूट्स होती हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, ठीक है। नॉर्मली जो रूट्स हैं वो आपके अर्थ के सरफेस के नीचे मिलती हैं, लेकिन न्यूमैटोफोर्स जो होती हैं वो एरियल रूट्स हैं जो ऊपर की तरफ ग्रो होती हैं, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ ग्रो क्यों होती है, ताकि इनमें रेस्पिरेशन हो सके, ठीक है। एयर में पोर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इसमें रूट्स में, ठीक है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे एरियाज में होती हैं जहाँ पे उनको ऑक्सीजन ग्राउंड के अंदर या सॉइल के अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइडेड नहीं होती है, ठीक है, या गैसेज प्रोवाइडेड नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू करती है। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन से एरिया की सॉइल्स में न्यूमैटोफोर्स होते हैं। सैंडी सॉइल, वाटर, सेलाइन सॉइल और मार्शी सॉइल, ठीक है। तो जो मार्शी सॉइल है, ठीक है, वहाँ पे जो कीचड़ वाले एरिया होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हैवी नेस होती है ज़्यादा सॉइल में, ठीक है, वहाँ पे ऑक्सीजन या गैसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो नहीं जा पाती हैं, तो इनकी जो रूट्स हैं वो ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू करती हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।